Hello everyone, my name is Snehal Srivastav and today I am going to give you a lecture on class 9th Science Chapter 1 Matter in our Surrounding। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं और उनके साथ किस किस तरह से हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। उनको हीट करने पे क्या चेंज होगा, उनको कूल करने पे क्या चेंजेस हो सकते हैं और मैटर के हम लोग अलग अलग पार्ट्स को भी स्टडी करने जा रहे हैं। सो ये चैप्टर हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। पार्ट 1 इज ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में ये बात की जाती है कि जो मैटर है हमारा उसका क्या फिजिकल नेचर होता है। बट उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में लोगों का सोचना है कि जो कोई भी चीज़ जब बनती है तो वो किसी ना किसी छोटी चीज़ों से बनी होती है मिलके। लाइक अगर हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो वो बिल्डिंग पहले से पूरी बनी नहीं होती है। उसको बनाने के लिए बीच में बहुत ढेर सारे ईंटें लगते हैं, उसमें रॉड्स लगती हैं लोहे की, सीमेंट लगता है एंड देन वो बिल्डिंग फॉर्म होती है। तो उसी तरह से अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो वो किस चीज़ से बनी होती है। वो बनी, जैसा लकड़ी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लकड़ी से ही बनी होगी, बट लकड़ी के सबसे छोटे पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या। तो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभी ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी चीज़ जब बनी होती है वो किसी ना किसी चीज़ से बनी होती है और उस चीज़ को हम लोग मैटर बोलते हैं। मतलब हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है, लाइक लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, इन सबको मैंने मैटर नाम दे दिया। ठीक है, लाइक बिल्डिंग्स तो बहुत ढेर सारी होती हैं बट हम उन्हें बिल्डिंग बुलाते हैं। कोई छोटी बिल्डिंग है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई हाउस है, कोई मॉल है, बट वी कॉल देम बिल्डिंग्स। उसी तरह से सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वुड हो, मेटल हो या कुछ भी हो, हम लोग हर चीज़ को ये मान के चलते हैं कि वो मैटर से बनी होती है। ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि मैटर ऑलवेज मूव्स कंटिन्यूअसली। मैटर जो होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं। अब आप इसका एग्जाम्पल, इसको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक पानी को उबाल करके रख सकते हैं। जब आप पानी को उबालते हैं तो उस टाइम पे उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मोशन से जनरेट होती है। अब अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स कि मतलब वो हीट हुआ तो उसके अंदर के पार्टिकल्स आप देखोगे कि उबलने लगे, मूव करने लगे, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। हीट बढ़ाए तो वो मूव करना शुरू करती है। इट मीन्स जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है तभी कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो रहता है उस रूम का या फिर जहाँ कहीं भी वो रखा हुआ है, तो उस टाइम भी वो धीमे धीमे मूव करता रहता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, उन स्पेसेस को पता करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। आप एक पानी लीजिए और उस पानी के अंदर नमक डाल दीजिए। जब आप उस पानी में नमक डालते हैं तो वो नमक गायब हो जाता है। एक्चुअली वो नमक गायब नहीं होता, वो नमक जो होता है वो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है, वो पार्टिकल्स में, जिसको हम अभी यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मैटर बोल रहे हैं, उसमें टूट जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर जाके सेट हो जाता है। इसकी वजह से वाटर का लेवल राइज भी नहीं करता और वो सॉल्ट जो होता है वो उसके अंदर सेटल डाउन हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो मैटर होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप कहीं पे पानी गिरा देते हैं तो वो जो होगा, एक सब पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ रहेंगे, वो कभी भी इधर उधर भागेंगे नहीं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। अगर उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं होता तो वो एक जगह पे नहीं रहते, वो अलग अलग डायरेक्शन में। सो अब हम लोग आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 पार्ट्स होते हैं कि मैटर के कितने कितने स्टेट्स होते हैं। और फिलहाल ये चैप्टर के 6 पार्ट्स हैं, तो आप लोग को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर 6 पार्ट है तो चैप्टर बहुत बड़ा होने वाला है। हो सकता है कि कोई कभी कभी बड़ी चीज़ें भी काफ़ी ईजी हो जाती है। सो ये चैप्टर भी कुछ वैसा ही है, ये चैप्टर भी काफ़ी ईजी होने वाला है। सो इसको काफ़ी इंटरेस्ट से देखिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर की। सो स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला पार्ट आता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट होता क्या है? हम लोगों ने अपने रोज़ की लाइफ में देखा है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइक हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया,
हमारी जो घर की दीवारें होती हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह अगर आप इसको हिट करते हो, या ये रोज अपना शेप चेंज करती है? नहीं, ये क्या है, घर हमारा जो शेप में है, जिस शेप में है वो उसी शेप में रहता है। तो एक्चुअली सॉलिड यही होता है। सॉलिड का मतलब जिसका शेप ना चेंज हो, जिसका वॉल्यूम ना चेंज हो और जिसका साइज ना चेंज हो, इसी को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अब इसके बाद क्या होता है, हाँ एक और चीज़ है कि वो कंप्रेस भी नहीं होता। इसके बाद हम लोग आते हैं लिक्विड स्टेट पे। तो जो लिक्विड स्टेट होता है हमारा, वो थोड़ा सा सॉलिड से फ्लेक्सिबल होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है, इसका साइज लगभग अप्रॉक्सीमेटली वही है। इसमें नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट जो होता है वो हम लोग जानते हैं, जो पानी पीते हैं हम लोग, उसे हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो वैसा हो जाता है। अगर हम लोग ने ग्लास में डाला है तो वो सिलिंड्रिकल शेप हो जाता है, कोनिकल सिलिंड्रिकल। अगर हम लोगों ने उसको टब में डाला है तो वो टब के शेप का हो जाता है। तो एक्चुअली जो वाटर होता है हमारा, उसका डेफिनेट शेप नहीं होता। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ये आप लिख के आओगे, सो इट्स गुड फॉर यू कि आपने लिख दिया कि इट्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब उसने कंटेनर का शेप ले लिया। और लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने ग्लास से निकाल के, ग्लास में 50 ml पानी है और आपने किसी टब में डाला है जो 1 लीटर का है, तो वो 1 लीटर का नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम इसका वही रहना है, 50 ml ही रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं गैस पे। तो जो हमारी गैस होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो बैलून होता है, बैलून के अंदर क्या होता है, गैस भरी होती है, बट हम बैलून को जैसे ही फोड़ते हैं वो क्या होता है, गैस उसकी स्प्रेड हो जाती है। बट अगर हम लोग गैस की बात करते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो चेंज हो सकता है। लाइक हमने बहुत ढेर सारी गैस लिया और उसको कंप्रेस कर दिया। हम लोगों ने सुना है ना, जो डिओड्रेंट्स आते हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, या फिर कंप्रेस्ड गैसेस का नाम सुना होगा हम लोगों ने। डिओड्रेंट जो होते हैं वो इसी तरह से होता है कि गैस को कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में बना दिया जाता है, तो वो हमारा मतलब कंप्रेस्ड हो गया। तो CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं इसको, तो हम लोग 4 बेसिक पॉइंट्स लेके चलने वाले हैं। 4। पहला पॉइंट हो गया कि साइज क्या है, शेप क्या है। तीसरा पॉइंट होता है कि वॉल्यूम क्या है। और चौथा कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि जो सॉलिड होता है उसका साइज सेम रहता है, चेंज नहीं होता। शेप सेम रहता है, चेंज नहीं होता। कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती कि अगर हम लोग लोहे को दबाएंगे तो वो दब जाएगा, नहीं दबेगा। और साथ ही साथ उसका जो वॉल्यूम है वो भी सेम रहता है। बट अगर हम लोग एक स्टेप नीचे लिक्विड पे आ जाते हैं, तो लिक्विड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनकम्प्रेसिबल वो भी होता है, ठीक है। और बट उसका फिक्स शेप नहीं होता और उसका फिक्स वॉल्यूम लेकिन ज़रूर होता है। जितना वॉल्यूम अभी है उतना वॉल्यूम बाद में भी होगा। और अगर एक लेवल डाउन और आ जाते हैं, गैस की बात करते हैं, तो पहला उसका फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स साइज नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम नहीं होता और कंप्रेसिबल भी होती है गैस। तो यहाँ पे इन 4 पॉइंट्स को लेकर के हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस, सो यू कैन डिफाइन इन बाय दीज 4 पॉइंट्स। इसके बाद आते हैं 4th पॉइंट पे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि आप लोगों ने बर्फ़ देखी होगी, और बर्फ़ को अगर हाथ पे लेते हो तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। तो क्या था, पहले वो सॉलिड में थी, बट अब क्या हो रही है, मेल्ट होकर लिक्विड होती है। और अगर आप ज़्यादा हीट कर देते हो तो वो गैस बन जाती है। सो ऑब्वियसली मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहला पॉइंट है कि इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है उस मैटर पे, तो वो मैटर पे डिपेंड करता है। लाइक लोहे को अगर हमें मेल्ट कराना है तो उसके लिए हमें बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, बट चेंज तो होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मेल्ट होने लगा। अगर और ज़्यादा टेम्परेचर रखते तो वो उड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब गैस फॉर्म में हो जाएगा। सो अगर आपका टेम्परेचर कम है तो हमारा सॉलिड रहेगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लिक्विड बनेगा, और उससे भी ज़्यादा है तो गैस बन जाएगा, कोई भी चीज़ हो। बट वो उस तरह से होनी चाहिए, लाइक अगर आप लकड़ी को पिघलाना चाहो तो पिघलेगी नहीं, वो सीधा जल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी मैटर पे। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, लाइक अभी मैंने आपसे बताया था इसके पहले एग्जाम्पल में कि अगर हम लोग कोई डिओड्रेंट लेते हैं या कंप्रेस नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग गैस को कंप्रेस किए रहते हैं और वो लिक्विड के फॉर्म में रहती है।
इसका मतलब अगर हम लोगों ने प्रेशर बढ़ा के उसको कंप्रेस किया है तो वो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को और कंप्रेस कर दिया तो वो सॉलिड के आसपास के लेवल पे पहुंच सकता है। पॉसिबिलिटीज होती हैं कुछ कुछ सब्सटेंसेस में। इसके बाद आता है इवापोरेशन, फिफ्थ पार्ट आ गया इसका। बड़ी जल्दी हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट पढ़ लिया, अब फिफ्थ पार्ट पे आ चुके हैं इवापोरेशन। लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट, इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है एक्चुअली? अगर हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि मेल्टिंग एक होता है, एक कूलिंग होता है, बॉइलिंग होता है, ढेर सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट व्हाट इज इवापोरेशन? क्या आपने कभी सुना है कि मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना ही वो पार्टिकल इवापोरेट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया? तो एक्चुअली ऐसा ही होता है इवापोरेशन में, कि जब कोई भी पार्टिकल, लाइक आपने किसी कटोरी में चाय को रखा है, तो हम लोग किसी कप में से अगर हम लोग चाय पी रहे हैं और कोई कप है, कप में चाय जो है काफ़ी गर्म है, तो हम लोग उसको उठा के कटोरी में डाल देते हैं जिससे कि वो ठंडी हो जाए। क्यों? तो रीज़न ये होता है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके जो इवापोरेशन होता है वो बढ़ जाता है। अब सरफेस एरिया से क्या मतलब? जो हमारे पार्टिकल सरफेस पे होते हैं उनके पास बहुत ढेर सारी जगह होती है इवापोरेट होने के लिए, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो जो पार्टिकल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है उनके पास मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस है, और नीचे वाले जो पार्टिकल है उनके पास स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भार पड़ा हुआ है ऊपर वालों का, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। बट ऊपर वाले तो आराम से मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है। तो वो लोग काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके वहाँ से स्केप कर जाते हैं। उनका जो बॉन्डिंग होती है नीचे वाले पार्टिकल से वो तोड़ के ऊपर भाग जाते हैं, तो वो इवापोरेशन कहलाया। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने समझा कि इवापोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट तक चीज़ों का जाना ज़रूरी नहीं होता गैस में कन्वर्ट होने के लिए। लाइक कोई लिक्विड है, पानी है, चाय है, कुछ भी है, तो उसका ज़रूरी नहीं कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे। अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो इट डजेंट मैटर कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचे तभी वो गैस में कन्वर्ट होगा। इवापोरेशन के केस में सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो उस केस में वहाँ से इवापोरेट करने के लिए उस वाटर को काइनेटिक एनर्जी सरफेस के पार्टिकल्स की बढ़ानी पड़ती है, तो वो अपने नीचे वालों से जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ के ऊपर निकल जाता है। ये होता है इवापोरेशन। अभी बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस एरिया, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर किसी पतली सी मतलब लंबी सी चीज़ में लिए हैं तो उसमें सरफेस बहुत छोटा रहता है, बट कोई चौड़ी सी चीज़ अगर ले लेते हैं तो उसमें सरफेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से इवापोरेशन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती जाएगी। थर्ड पे आता है ह्यूमिडिटी। अच्छा, किसको पता है ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब एयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर ऑलरेडी बहुत ढेर सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है तो एयर ज़्यादा और वेपर्स को होल्ड नहीं कर पाएगी, सो वो नीचे से उन लोगों को निकलने ही नहीं देगी, नीचे से उनको क्विट करने ही नहीं देगी उस सरफेस से, और इवापोरेशन जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। और इसके बाद आते हैं विंड स्पीड पे। तो हम जानते हैं अगर किसी भी चीज़ को फूंकते हैं तो वो जल्दी ठंडी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ के जो सरफेस के पार्टिकल्स है वो जल्दी स्केप कर जाते हैं। ठीक है, तो विंड स्पीड क्या करती है? इवापोरेशन को बढ़ाती है। फिर इसके बाद आते हैं, इसमें एक और पॉइंट है कि हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन किस तरह से कूलिंग जनरेट करता है। तो अगर हम लोग किसी गर्मी के टाइम में पानी को अपने हाथ की हथेली पे रख लेते हैं, पाम पे रख लेते हैं, और हम लोग उसको क्या करते हैं कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, या हम लोग को गर्मी लगती है तो पानी डाल के आ जाते हैं या चेहरे पे पानी डाल लेते हैं। तो रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि हमारे चेहरे पे या हाथ पे जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उस जो एब्जॉर्ब हीट होती है उससे क्या होता है, उनमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है तो वो तेज़ी से इवापोरेट कर जाते हैं, तो वो हमारी हीट को खुद में एब्जॉर्ब करके लेके निकल जाते हैं। तो इससे हमको कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि क्यों हम लोग गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स को पहनते हैं। सो रीज़न ये है सिंपल सा कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो ईजिली वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारी बॉडी का जो स्वेट होता है वो ईजिली कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस स्वेट में क्या होता है, हीट होती है, हीट की वजह से वो निकला होता है। सो हमारे बॉडी से जब
हीट निकलती जाती है तो हमें क्या होता है, ठंडी का एहसास होता है। और फिर इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। मतलब अगर कोई ग्लास लिया, ग्लास के अंदर हमने बर्फ़ डाल दिया या ठंडी कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, तो आप देखते हो कि उसके बाहर के सरफेस पे पानी आ जाता है। तो एक्चुअली वो पानी जो होता है वो अंदर से नहीं बाहर आता, ग्लास को तोड़ के बाहर नहीं आता है। उसके बाहर के उस ग्लास से सटी हुई जो एयर होती है, उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो जब कूलिंग इफेक्ट को पाती हैं तो वो एक्चुअली बाहर का एटमॉस्फेयर तो गर्म है और उस ग्लास के चारों ओर क्या है, थोड़ी ठंडक महसूस हो गई है। तो ठंडक होने से क्या होता है कि वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है वहाँ के आसपास का, और डाउन होने की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो गैस से लिक्विड में आ जाती हैं और इसी वजह से हमें वहाँ पे ड्रॉपलेट्स दिखती हैं। सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि चैप्टर लगता बहुत टफ है क्योंकि वो बड़ा था, बट वो चैप्टर बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रूरी हो टफ हो। काफ़ी ईजी चैप्टर था। यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ अपने सराउंडिंग की बात करी है। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है सो आप इस वीडियो को एक बार और देखें। और दूसरी बात कि अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जॉर्व करें कि कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी चीज़ लिक्विड है। जब आप पानी को पिए तो देखें कि पानी का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ करें उन सब चीज़ों में अगर आप ढूंढेंगे कि साइंस कहाँ पे है तो आपको ज़्यादा आसानी से याद होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द गिवन नंबर ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ माई वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।